आज के हमारी आज को हमारी इस एपिसोड में करियर वॉरियर फाउंडेशन के आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत नरदा, जो कि एमडी डीएम नेफ्रो एफएसीपी डायरेक्टर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स किडनी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट। इनका अनुभव 30 साल से ऊपर तक का है और इन्होंने काफी सारे सम्मान भी जीते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करने वाले हैं क्रोनिक किडनी रोग की शीघ्र पहचान और प्रबंधन, यानी कि अर्ली डिटेक्शन एंड हाउ टू मैनेज किडनी क्रोनिक डिजीज। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ शुरुआती दौर पर किडनी बेसिकली क्या है, ये क्रोनिक किडनी डिजीज, और इसके बारे में आप हमें बताएं कि यह कितना कॉमन है। किडनी की कई बीमारियां होती हैं और जो बहुत ही एक आम बीमारी है जो मिस हो जाती है हम सब से, उसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। मतलब वो बीमारी जो धीरे धीरे शरीर के अंदर चलती रहती है और बहुत लेट तक इंसान को पता नहीं चलता। अंदाजा एक अंदाजा लगाया गया है कि पूरी दुनिया में हर 11वें व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज है। ना ये आपको आश्चर्य होगा कि अगर आज हम लोग कितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, अगर 30 लोग सुन रहे हैं तो हम में से 3 लोगों को है क्रोनिक किडनी डिजीज और हमें मालूम ही नहीं कि हमें है क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इसके बाद ये सवाल उठना चाहिए कि ये है क्या चीज क्रोनिक किडनी डिजीज जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये वो किडनी डिजीज होती है जब, कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? या श्योर, आई जस्ट एग्री। ये वो बीमारी होती है जहां किडनी में कोई नुक्स आ जाता है। ये नुक्स हो सकता है कि किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हो, 3 महीने से ज्यादा कम हो, तो हम उसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। या कभी कभी हमारे पेशाब में थोड़ा प्रोटीन आता है या थोड़ी आरबीसीज या ब्लड के कतरे आते हैं, खून के कतरे आते हैं, या कोई हम कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि उसमें पानी के गुब्बारे भरे हुए हैं। और ये जब 3 महीने से ज्यादा रहते हैं, हम कहते हैं इनको कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई है इस पेशेंट को। जो अहम बात इस स्लाइड से आपको जानी चाहिए कि सबसे आम सिम्टम क्रोनिक किडनी डिजीज का है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे को क्रोनिक किडनी डिजीज है। लेकिन अगर आपके यूरिन में या पेशाब में कभी भी आप टेस्ट कराएं, उसमें प्रोटीन आता है या खून के कतरे आते हैं, या कभी आप अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराएं और आप देखें कि उसमें पानी के गुब्बारे हैं, तो आपको हो सकता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? जी डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार सिम्टम्स काफी लेट आते हैं। जैसे मेरे खुद का मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि मेरी किडनी डिजीज डिटेक्ट हुई थी जब मैं 19 साल की थी, और प्रोटीन मेरे यूरिन में बचपन में आने लगा था, बट क्योंकि हम अवेयर नहीं थे तो हमने इसके बारे में कुछ किया नहीं, एंड वो 19 साल तक वो दिखाने लगा। तो क्या है ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स जिन पे हम ध्यान दें और हमें पता लगे कि हाँ, ये हमें एक सिम्टम बता रहा है कि हम किडनी डिजीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या मुद्दा रेस किया है कि मेरे को तो पता ही नहीं चला और जब पता चला बहुत लेट हो गया। तो आपका जो सवाल था कि सबसे आम सिम्टम्स या साइंस क्या है क्रोनिक किडनी डिजीज के, तो जैसे मैंने पहली बार बताया कि सबसे कॉमन सिम्टम है कि इसमें कोई सिम्टम नहीं होता जब तक आप किसी रूटीन टेस्ट के लिए ना जाओ। जैसे अब हम जब बच्चे होते हैं, हमें किसी वजह से बुखार हुआ और माँ हमको डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट किया, तब पता चलता है कि यूरिन में तो कोई प्रॉब्लम है। या जैसे हम बड़े होते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, तो वो मेडिकल करते हैं, तब पता चलता है अरे इसको तो क्रोनिक किडनी डिजीज है। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज क्रोनिक किडनी डिजीज कैन be totally silent till it reaches a late stage. आपका दूसरा सवाल था कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं कि सब लोग जल्दी में इसको पकड़ लें।
जी। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि किडनी करती क्या काम है। एक बारी आप समझ जाए कि किडनीज क्या काम करते हैं, फिर आप सिम्टम्स भी पकड़ लेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज किडनी करती है वो यूरिन बनाती है, और यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यूरिन में पानी निकलता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में बहुत कम यूरिन होता है, सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा यूरिन होता है, क्योंकि ये किडनी का फंक्शन है कि शरीर के अंदर जो पानी है उसको वो कांस्टेंट रखे, ना ज्यादा बढ़ने दे ना ज्यादा कम होने दे। तो अगर आपका यूरिन एकदम से कम होने लग गया, या आप देख रहे हैं कि मैं रात को घड़ी घड़ी उठ रहा हूं या उठ रही हूं यूरिन करने के लिए, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि मेरी किडनी अपना काम नहीं कर रही, यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर रही। आपने देखा होगा जब आप रात को 10-11 बजे सोते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप यूरिन पास करते हैं सुबह 4 या 5 बजे, तो वो 6 घंटे किडनी अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट, शरीर के पानी को कॉन्सेंट्रेट करती रहती है, और आपके यूरिन ब्लैडर में जो थैली है यूरिन की, उसमें धीरे धीरे पानी छोड़ती रहती है। जब वो किडनी काम नहीं करती और पानी बढ़ जाता है यूरिन की थैली में या यूरिनरी ब्लैडर में, तो आपको जबरदस्ती रात को उठना पड़ता है, बार बार उठते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट साइन दैट देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द किडनी। सेकेंड चीज आपको सोचना चाहिए कि बाकी क्या काम करती है किडनी। किडनी आपका हीमोग्लोबिन बनाती है, किडनी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है, किडनी आपके जो जहर अंदर शरीर में होता है उसको फेंकती है, जैसे यूरिया हुआ, क्रेटिनिन हुआ। तो अगर किडनी का फंक्शन कम हो जाए तो आप देखेंगे कि लोगों का हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता, वो हमेशा लो हीमोग्लोबिन में चलते रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हीमोग्लोबिन लो है तो थकान होती रहती है। दूसरी, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रिपीटेड फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। तीसरी चीज, भूख कम हो जाती है। और जब तक कोई बाहर का आदमी ना देखे, घर वालों को पता ही नहीं चलता भूख कम हो गई, क्योंकि पहले वो अगर पूछो तो बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब हम पहले 3 रोटी खाते थे या चावल भर के खाते थे, अब कुछ सालों से हम थोड़ा कम धीरे धीरे खाने लगे हैं। तो अगर ये सब होने लगे तो यू शुड बी एट वंस कॉशन्ड कि मेरे को हो सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्योंकि बाकी बीमारियां भी खून कम कर सकती हैं, बाकी बीमारियां भी हड्डी कम कर सकती हैं, बाकी बीमारियां भी रात को ज्यादा यूरिन कर सकती हैं, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो ये सब कर सकती है। तो अगर आपको ये होता है तो हमेशा अपनी किडनी चेक करवाइए। राइट डॉक्टर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। मैं और ये आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह के लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं इस बीमारी से अफेक्ट होने के। लाइक मुझे इतना नॉलेज है जो बेसिक है कि हाँ डायबिटीज है तो आपकी किडनी को आगे चल के नुकसान पहुंच सकता है। तो वैसे ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको इसके चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं? वैसे तो किडनी की बीमारी किसी को भी हो सकती है। कई किडनी की बीमारी तो जेनेटिक होती है, जो बचपन से आ जाती है, फैमिलीज में चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जिनको, जो आपने पूछा, रिस्क ज्यादा है किडनी की बीमारी का, और उनको हमेशा अपने आप को चेक कराता रहना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं? अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज की, अगर किसी को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, या अगर कोई देखता है कि अरे मेरे भाई को भी है, मेरे बहन को भी है, मेरे परदादे को भी था, सो दीज पीपल आर वेरी प्रोन फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। या कोई दर्दों की दवाई खाता रहता है हमेशा, क्योंकि किसी को आर्थराइटिस है तो उनको भी हो जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो हम सारी दुनिया के तो टेस्ट नहीं करा सकते, लेकिन जो हाई रिस्क पॉपुलेशन जिनको हम बोलते हैं वो ये लोग हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, या जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, या जो पेन किलर्स किसी और बीमारी के लिए खा रहे हैं, उनको हमेशा सोचना चाहिए कि हो सकता है हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो और टेस्ट कराने चाहिए।
जी डॉक्टर, और मैं इसी टॉपिक पर एक सवाल करना चाहती हूँ कि आईजीए नेफ्रोपैथी जो होता है, अगर किसी पेशेंट को डिटेक्ट होता है, कई बार ऐसा होता है कि उनको काफी देर, मतलब काफी बड़े होने पर ये डिटेक्ट हो, तो क्या ऐसे में चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी ये बीमारी पास ऑन हो जाए? कुछ बीमारियां जो होती हैं हेरिडिटरी होती हैं, जैसे हो गई आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब किडनी में पानी के गुब्बारे भर जाते हैं, या कोई और ऐसी बीमारी होती है जिसमें बचपन से आप देखोगे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं या सुनना कम होता है, जिनको हम एल्पॉट सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी खानदानी चलती है। लेकिन आईजीए नेफ्रोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो हमें पूरी तरह अभी तक समझ नहीं है। हम लोगों को इतना पता है कि एक टेंडेंसी होती है, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है पेशेंट में, और जब एनवायरनमेंट में हमारे जो आसपास हवा में या इन्फेक्शन की वजह से वो ट्रिगर हो जाता है, कुछ अंदर एंटीबॉडी ट्रिगर हो जाती है जो जाके किडनी में बैठ जाती है, और वो फिर आईजीए नेफ्रोपैथी बन जाती है। अगर हम देखें पूरी दुनिया में, जैसे हम वेस्ट से ईस्ट चलें, तो ईस्टर्न पॉपुलेशन में आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। लेकिन ये नहीं कि आईजीए नेफ्रोपैथी एक माँ से या फादर से बच्चों में चली जाएगी, नहीं नहीं, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जाती है, लेकिन बीमारी नहीं जाती आईजीए नेफ्रोपैथी की। जी डॉक्टर, क्योंकि हमारे ही एक किडनी वॉरियर के मेंबर का ये क्वेश्चन था, क्योंकि वो कंसर्न थे कि उनके बच्चों में ये बीमारी कहीं ना जा रही हो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे डेली के दिनचर्या में हम ऐसा क्या चेंजेस करें या क्या बदलाव लाएं, क्या ऐसा हम करें जिससे कि हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ने से रोक दें या हम डायलिसिस तक ना पहुंचे? इसके लिए मैडम, मेरे ख्याल पहले जरूरी चीज है कि बिफोर हम इस प्रोसेस को हॉल्ट करें या आगे ना बढ़े, हमको ये समझना चाहिए कि हम इस बीमारी को पहले पकड़े कैसे। बीमारी पकड़ में आएगी तभी तो आगे चलना इसका रुकेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पकड़े कैसे। जब मैं एज अ डॉक्टर कह रहा हूं कि इट इज वेरी साइलेंट, कभी कभी पता ही नहीं चलता, तो हम कैसे पकड़ेंगे इस बीमारी को। इसके बड़े दो सिंपल टेस्ट होते हैं, एक जी ब्लड टेस्ट होता है और एक यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में हम मेजर करते हैं, कोई 10 साल पहले तक हम बोलते थे कि भैया सीरम क्रिएटिनिन जरूर कराया करो, अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो मतलब आपको किडनी की बीमारी है। लेकिन अब हमारे समझ में आ रही है कि क्रिएटिनिन भी काफी सेंसिटिव नहीं है। जैसे मैं आपको एक दो स्लाइडे में दिखाऊंगा कि जी सर। क्रिएटिनिन इज नॉट सेंसिटिव, व्हाट इज सेंसिटिव इज जीएफआर। तो अगर आप अपनी किडनी के टेस्ट करने जाएं अपने डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोले जी आपका क्रिएटिनिन 1 है या 1.2 है, ये हमारी लेबोरेटरी के नॉर्मल रेंज में है, डोंट वरी, आपको बोलना चाहिए डॉक्टर मुझे बताओ कि मेरा जीएफआर कितना है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, अगर आप ये ग्राफ देखो तो एक सीधी लाइन में मैंने लिखा हुआ है सीरम क्रिएटिनिन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें लिखा हुआ है जीएफआर। तो ये जीएफआर जो हम लोगों का होता है नॉर्मली 90 से ऊपर होता है, और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, इसमें जो ऊपर की तरफ जा रही है रेड लाइन, ये है सीरम क्रिएटिनिन। अब ये देखो, ये रेड लाइन और ये डॉटेड लाइन जो है कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है इन द मिडिल। मतलब जब तक मेरा किडनी का फंक्शन 50% खराब नहीं हो जाता, क्रिएटिनिन बढ़ने नहीं लगता। किडनी, दूसरी किडनी कॉम्पनसेट करती रहती है। बाकी जो 50 फैक्ट्रीज हैं अंदर किडनी में, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियन छोटी छोटी फैक्ट्रियां काम कर रही होती हैं। तो जब तक 50% खराब ना हो जाए, क्रिएटिनिन 1 से ऊपर नहीं बढ़ता। तो आपको गलत इंप्रेशन मिलेगा कि मेरी किडनी तो ठीक है।
ये गलत बात है। तो इसलिए आप डॉक्टर से पूछेगा, बताइए मेरा GFR कितना है। आपका GFR अगर 70 होता है, दैट इज स्टेज 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज। हम उस लेवल पे भी आपकी जांच करके कुछ ऐसे चीजें करते हैं जिससे इसका प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। जैसे आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, जैसे ऊपर जा रही है, इस रेड लाइन को हम स्लो कर देते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे पास आओगे जब ये CKD स्टेज 4 होगा या 5 होगा, तब डॉक्टर के हाथ बन जाते हैं, वो बहुत कम कर सकता है आपके लिए। सो फर्स्ट थिंग टू रिकॉग्नाइज दिस डिजीज इज डू सीरम क्रिएटिनिन। कैन आई सी द नेक्स्ट स्लाइड? अब मैं आपको एक ऐसा स्लाइड दिखाने वाला हूं जिसमें देखो ये 3 लोग हैं। एक है यंग आदमी 22 साल का जिसका क्रेटिनिन 1.2 है। एक है अबाउट 60 ईयर ओल्ड मेल जिसका क्रेटिनिन भी 1.2 है। और एक 80 साल की लेडी है जिसका भी क्रेटिनिन 1.2 है। तो क्या सबके किडनी फंक्शन अच्छे हैं? नहीं। अगर यंग आदमी का लो, इसने पूछा मेरा GFR कितना है, इसका GFR आया 98, मतलब नॉर्मल। बट ये एल्डरली लेडी का देखो कितना GFR आया, 46, मतलब ये तो पार कर गई स्टेज 1, स्टेज 2, ये स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज में है, लेकिन इसका क्रेटिनिन नॉर्मल है। इसलिए डॉक्टर्स जब आप जाओ टेस्ट करने, हमेशा पूछो कि मेरा GFR क्या है, तभी बीमारी पकड़ में आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसके बारे में बताया कि एक नॉर्मल आदमी जो कि मेडिकल बैकग्राउंड ना हो, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जीएफआर एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है? क्या ये कोई ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है या स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन होता है? हाँ, तो जब मैंने GFR बोला, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सीरम क्रेटिनिन की मदद लेनी पड़ती है। और आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में अगर आप ऐप में जाओ और आप उसमें लिखो eGFR ऐप, वो ऐप आपके फोन पे आ जाएगी। और उसमें आपने भरना है, क्रेटिनिन की वैल्यू भरनी है, सेक्स भरना है, और कभी कभी वेट भरना होता है, और वो आपका GFR कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका GFR कितना है। सो दिस इज समथिंग विच everybody should be doing. डाउनलोड द ऐप, स्पेशली वो लोग जो हाई रिस्क पर होते हैं। तो हाई रिस्क पर फर्स्ट थिंग इज GFR। द सेकंड थिंग जो करना चाहिए, यूरिन टेस्ट करना चाहिए। अब आजकल तो वो स्ट्रिप्स आते हैं, प्रोटीन स्ट्रिप्स आ जाती हैं। कितना टाइम लगता है कि एक छोटा सा स्ट्रिप अपने यूरिन में डालो और देखो वो कलर चेंज होता है कि नहीं। अगर कलर चेंज होता है, आपको फट पता चल जाएगा कि मेरे पेशाब में यूरिन आ रहा है और प्रोटीन आ रहा है मेरे यूरिन में। सो दीज 2 साइंस से आपको पता चलेगा कि मेरे को क्रॉनिक किडनी डिजीज है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे, वो मैडम का जो क्वेश्चन था कि मैं कैसे रोकूं अपनी किडनी को आगे बढ़ने से। तो हम एक आम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी कंट्री में है कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, और वो आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर हमारी क्रेटिनिन 1.3 हो गई या 1.4 हो गई, तो मैंने डायलिसिस पे नहीं जाना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मेरी प्रिवेंशन में क्या करूं कि मैं आगे ना बढ़ूं किडनी डिजीज में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस स्टेज कि आप क्या दवाई ले रहे हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग मानते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 140/90 से कम होना चाहिए। लेकिन जिनको थोड़ा भी क्रेटिनिन बढ़ा हो, थोड़ा भी प्रोटीन आ रहा हो, हम मानते हैं कि ब्लड प्रेशर 130/80 से या उसके आसपास होना चाहिए, तभी जाके किडनी को रेस्ट मिलता है। दूसरी चीज है शुगर कंट्रोल। अब ये शुगर कंट्रोल ऐसी चीज है कि अगर यंग आदमी हो तो हम बोलते हैं, आप सब जानते हैं, वो 3 महीने का शुगर कंट्रोल करते हैं हम HbA1c के साथ।
तो ये HbA1c हमको एज क्लोज टू नॉर्मल रखना चाहिए। लेकिन अगर जैसे एग्जाम्पल में है 80 ईयर ओल्ड लेडी आ रही है, तो हमको इसका HbA1c इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि इसका शुगर ही गिरता रहे। तो हम कहते हैं कि 6 और 7 के बीच में HbA1c रखना चाहिए। तो गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, गुड शुगर कंट्रोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड। नाउ क्या अवॉइड कर सकते हैं हम? एक इज अवॉइड स्मोकिंग। देखा गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी किडनी पे बुरा असर पड़ता है। सेकेंड थिंग इज अवॉइड पेन किलर्स। आजकल तो जमाने में सबको सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, और वो पेन किलर्स तो कहीं भी चले जाओ, छोटी दुकान में भी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। सो ऑल दीज पेन किलर्स कैन डैमेज द किडनी। जो पेन किलर सेफ होते हैं किडनी के लिए वो है पैरासिटामोल। बाकी जो जितने भी पेन किलर्स होते हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज दे कैन डैमेज द किडनी। फिफ्थ प्रिवेंटिव मेजर इज लूज वेट। जो लोगों में मोटापा ज्यादा होता है उनकी किडनियां जल्दी खराब होती हैं। जिन लोगों में मोटापा कम होता है वो थोड़ा प्रोटेक्शन देती हैं किडनी को। द लास्ट थिंग इज प्रिवेंट इन्फेक्शंस। अब ये क्या है प्रिवेंट इन्फेक्शंस? जिनकी किडनी थोड़ी भी 19-20 है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 अर्ली स्टेज है, हम बोलते हैं ये पहले 5 प्रिवेंशन मेजर्स करो और फिर इन्फेक्शन से बचो। अब कौन से इन्फेक्शन से हम बचाते हैं अपने पेशेंट्स को? हम बोलते हैं फ्लू का टीका लगाओ, वैक्सीन लगाओ फ्लू का, कि आपको फ्लू ना हो। क्योंकि हमको पता है हाई फीवर होगा, फ्लू होगा, आप दवाइयां खाओगे, एंड ऑल मेडिसिन कैन अफेक्ट द किडनी। आप निमोनिया से बचने के लिए वैक्सीन लगाओ कि आपको निमोनिया ना हो। एंड द थर्ड थिंग इज आप हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए वैक्सीन लगाओ। हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्यों कहते हैं? एक, क्योंकि आपके इतने सैंपलिंग होते हैं तो कोई पता नहीं चलता कि कब से कौन सी नीडल लग जाए और आप हेपेटाइटिस बी के लिए प्रोन हो जाए। सेकंड, जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो जो हम एंटीबॉडी रिस्पांस, जो रिस्पांस चाहते हैं शरीर में वैक्सीन का, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती रहती है उसका रिस्पांस नहीं आता। तो ये 6 चीजें हैं फॉर प्रिवेंशन। कैन आई हैव द नेक्स्ट, द लास्ट स्लाइड ऑफ माइन प्लीज? अच्छा, ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है आपको बताने के लिए कि मैं अभी क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखें ये जो मैंने ग्राफ दिखाया है आपको, ये जो सीधी लाइन पर GFR है 0%, 10%, 50%, 75%, 100%, और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें है आपका टाइम इन ईयर्स, 4 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, जब से किडनी पता चली, किडनी की बीमारी पता चली। सपोज एक आदमी शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ आता है, शुरू शुरू में आता है जब उसका किडनी का फंक्शन 100% होता है। जैसे टाइम निकलता जाता है और वो ट्रीटमेंट नहीं करता तो क्या होगा? ये काली लाइन देखिए, वो 7 साल, अंदाजा 7 साल में डायलिसिस पे पहुंच जाता है। और जब अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं तब क्या होता है, उसकी लाइन खिंच 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 के 11 साल हो जाती है। मतलब जो आदमी 7 साल में डायलिसिस पे पहुंच जाता है, अगर वो अपनी ट्रीटमेंट ठीक तरह करे अर्ली स्टेज में, तो हम उसका डायलिसिस काफी टाइम तक डिले कर सकते हैं। तो ये ग्राफ इसके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बोलते हैं अरे मेरा 1 साल पहले तो क्रेटिनिन 1.2 था, 1.3 था, अभी 3.2 कैसे हो गया मेरा क्रेटिनिन? तो उसका मतलब आपकी ये जो लाइट ग्रे वाली लाइन है जो 11 साल तक जानी थी, एकदम से चेंज होके 9 साल पर आ गई। मतलब आप ज्यादा जल्दी किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हो। तब डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं
ये बताइए, आपको कोई इन्फेक्शन था, आपने कोई पेन किलर खाया, आपने कोई और मेडिसिन खाई जो आपकी किडनी को खराब कर सकती है, आपने कोई यूरिन की इन्फेक्शन हुए आपको, तो वो सब चीजें ढूंढकर उसको ट्रीट करके ये आपकी लाइन वापस ग्रे लाइन के पास आ जाते हैं। एक चीज याद रखना चाहिए, जब डॉक्टर कहता है कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, आपकी लाइन 100% तक कभी नहीं जा सकती, आपकी लाइन नीचे रहेगी, लेकिन हम इस ग्रे लाइन को खींचते जाएंगे कि बिल्कुल एंड तक, जहां तक हो सके आपको डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। सो ये चीजों से आप प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट डॉक्टर। डॉक्टर मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो पैदाइशी एक किडनी के साथ ही पैदा हुए होते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस सुने हैं। या आप देखें जो लोग किडनी डोनेट करते हैं, जैसे मेरे केस में मेरी माँ ने मुझे किडनी दिया था। तो उस केस में क्या होता है, क्या डोनर्स और जो लोग एक किडनी पर हैं, क्या उनको डायलिसिस पहुंचना, मतलब क्या ये ज्यादा उनके लिए डेंजरस होता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको बाकी लोगों से ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे रोज ट्रांसप्लांट होते हैं और रोज जो डोनर्स आते हैं यही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर मेरी किडनी एक ही रह जाएगी, क्या मैं सेफ रहूंगा? सो इसमें बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक किडनी जो होती है, कई जन्म से हम लोगों के पास एक किडनी होती है और वो एक किडनी दोनों किडनी का फंक्शन ले लेती है। कई लोग पूरी जिंदगी काट देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता मेरी एक किडनी है। बट हाँ, धीरे धीरे हमारी नॉलेज जो बढ़ रही है वो ये बताती है कि जैसे एक किडनी दो किडनियों का काम करती है, जरूरी नहीं कि सब में प्रॉब्लम आती है। बट हमने देखा है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा सा प्रोटीन लीक होना शुरू होता है यूरिन में। हमने देखा है कि ऐसे कुछ पेशेंट्स में क्रेटिनिन थोड़ा ऊपर रहता है। मतलब आदमी के आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसका प्रोटीन, जैसे आपका और मेरा प्रोटीन से 10 मिलीग्राम जाता है एक दिन में, उनका शायद 15 जाए, शायद 20 जाए। आपका और मेरा क्रेटिनिन अगर 1.1 हो या 1 हो, उनका शायद 1.2 हो। मतलब उनकी आम जिंदगी में, खाने पीने में, काम करने में उनको कोई असुविधा नहीं होती। बट क्योंकि हम डॉक्टर्स हर साल टेस्ट करते रहते हैं इनको, और देखा गया दुनिया में कि जो 25 साल तक डोनर्स फॉलो किए हैं कि छोटे अमाउंट में, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डोनर्स में प्रोटीन आ सकता है, थोड़ा क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि ये जो ब्लड प्रेशर हुआ इनको, ये जो प्रोटीन हुआ इनको, ये किडनी देने के वजह से हुआ या इनको खुद कोई बीमारी लग गई जिसके वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया और थोड़ा प्रोटीन आने लगा। तो जब बहुत लंबी स्टडीज हुई, सारी दुनिया के ट्रांसप्लांट डोनर्स के उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, तो बोला कि कुछ बहुत ही माइनर अमाउंट में इन लोगों को भी डायलिसिस पर आना पड़ा। बट कोई भी नहीं बता पाया कि ये किडनी देने की वजह से हुई या क्योंकि इनको बीमारी लग गई। जैसे किसी को डायबिटीज लग गई, किसी ने पेन किलर्स खा लिए जो नॉर्मली भी किडनी खराब करते हैं, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और किडनी डैमेज हो गई, या किसी को एक किडनी में पत्थर आ गया, तो क्या उसके वजह से उनकी किडनी खराब हुई? अगर ओवरऑल पूछो, द रिस्क इज नेग्लिजिबल, इट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल रिस्क, दैट इनको भी कोई असर पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए, जब हम किडनी डोनर लेते हैं तो हम उसको बड़े ध्यान से एवेल्युएट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि डोनर को एज क्या है, क्योंकि हम भी जानते हैं अगर हम 19 साल का डोनर लें और 60 साल का डोनर ले तो कितना फर्क होगा। 19 साल के पास अभी 70-80 साल और है जीने के लिए, लेकिन 60 साल के डोनर के पास 10, 15, 20, 25 साल और है जीने के लिए।
तो उसकी लाइफ में, जो एल्डरली डोनर्स हैं, उसकी लाइफ में किडनी फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, अगर हमारे डोनर में कोई डायबिटीज होती है, या अगर हमारे डोनर में किडनी के पत्थर बन रहे होते हैं, या अगर हमारे डोनर के पहले से पेशाब में थोड़े खून के कतरे हैं या प्रोटीन है, तो हम, या अगर हमारे डोनर की फैमिली हिस्ट्री में है किडनी की बीमारी, तो हम लोग मना कर देते हैं। ऐसे डोनर को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग डोनर को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करके लेते हैं कि इनको, इनके लाइफ टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी डॉक्टर, थैंक यू, आपने हमें इतना बताया। मैं एक चीज और जानना चाहती थी कि क्या जीएफआर रेट एज के मतलब एज की वजह से भी अफेक्ट होता है? जैसे आपने बताया कि हम एप्लीकेशन में जाकर अपना जेंडर और वेट और क्रेटिनिन डालते हैं, तो क्या उसमें एज भी एक फैक्टर प्ले करता है? हाँ, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है, एज से जैसे उम्र बढ़ती रहती है, हम लोगों का जीएफआर कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप घर में देखो, आपके पानी के फिल्टर होते हैं, आपके आरओ सिस्टम में पानी के फिल्टर होते हैं। आप पानी का फिल्टर यूज करते रहो करते रहो करते रहो, क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दे गेट क्लॉग्ड, भर जाते हैं ना मिट्टी से, तो आप फिल्टर चेंज करते हो। वैसे ही जैसे किडनी काम करती रहती है, एज होती रहती है आदमी की, तो किडनी के छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला, हर एक किडनी में 1 मिलियन यूनिट्स, फंक्शनिंग यूनिट्स होती हैं, ये धीरे धीरे बुझती रहती हैं। जैसे आदमी के बाल सफेद होते हैं, आदमी के दांत गिरते हैं, आदमी का स्किन लूज हो जाता है, वैसे ही इंसान की किडनी में भी असर आता है, और एज के हिसाब से जीएफआर गिरता है। अब ये जीएफआर गिरना का मतलब किडनी डिजीज नहीं है। अगर तो आपका जीएफआर इज फॉलिंग ओनली बिकॉज ऑफ एज एंड देर इज नो प्रोटीन इन द यूरिन, देन यू शुड नॉट कॉल इट, इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज एक बारी किसी इंसान को बोल दो, तो उसका वैसे ही सारा मनोबल खराब हो जाता है, उसका मोराल खत्म हो जाता है कि मेरे को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है। नहीं, ये एज रिलेटेड डिक्लाइन और एज रिलेटेड फॉल इन जीएफआर है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो भी हम दवाइयां देते हैं, उनकी डोज हमको मॉडिफाई करनी पड़ती है, डोज कम करनी पड़ती है। लेकिन हम इस इंसान को, अब 80 साल का आदमी आया, क्रेटिनिन ऑफ 1.3, उसका जीएफआर हो गया से 40 या 38, 42 हो गया समझो। तो अगर इसको बोलो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो वो तो परेशान हो जाएगा। तो हम उसको कहते हैं कि आपका एज रिलेटेड फॉल इन जीएफआर है, आपकी किडनी साइज ठीक है, आपके पेशाब में कोई प्रोटीन नहीं है, आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कोई डायबिटीज नहीं है, तो आप जाइए आराम से खाना खाइए, जो आप नॉर्मल लाइफ कर रहे हो सब करिए। लेकिन वो 6 प्रिकॉशंस जो मैंने आपको पहले समझाए थे, वो प्रिकॉशंस जरूर लीजिए कि आपका जीएफआर और तेजी से ना गिरे। आई थिंक दिस, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। जी जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, क्या जब हम किसी से किडनी लेते हैं, कोई डोनर जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो क्या ये बेटर नहीं रहेगा हमारे लिए कि हम किसी कम एज के डोनर को सेलेक्ट करें, क्योंकि उसका जीएफआर बेटर होगा, रादर देन किसी ऐसे को सेलेक्ट करें जो थोड़ा ओल्ड एज की तरफ हो? तो फिर उस केस में तो उसका जीआरएफ भी कम हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ अभी किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलते हैं, मैक्सिमम केसेस लाइव रिलेटेड होते हैं। अभी कैडेवर भी चलते हैं, लेकिन बहुत कम चलते हैं, मैक्सिमम लाइव रिलेटेड होते हैं। और जब हम डोनर देखते हैं, आप, मैं आपको ये सवाल करूंगा, अगर एक पेशेंट आपके पास आया और वो बोलते हैं, वो माँ या फादर बोलते हैं कि ये हमारा बेटा है, 19 साल का बेटा है, आप इसकी किडनी ले लो क्योंकि इसकी किडनी बहुत अच्छी चलेगी, और ये मेरा भाई है, ये 40 50 साल का या 60 साल का भाई है,
इसकी किडनी ये भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको डर है इसकी किडनी नहीं चलेगी, तो आप किसकी किडनी लेंगी? भाई की लेने की ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि मुझे लगेगा कि यंग जो है उसको मैं, उसकी जिंदगी लंबी चलने वाली है, तो उसको क्यों डिस्टर्ब करूं। बिल्कुल ठीक। तो ये डिलेमा हम डॉक्टर्स के सामने रोज आता है कि यंग आदमी की किडनी ले या थोड़े बड़े आदमी की किडनी ले। तो हम इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि जितना यंग आदमी किडनी देता है, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी स्टडीज वर्ल्ड में हुई है, 20-25 साल के बाद कोई ऐसा डेटा इकट्ठा नहीं हुआ। तो हमें ये फिक्र रहती है कि ये आदमी की उम्र तो अभी 50 साल और है, 60 साल और है, तो इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो माइट इज वेल टेक अ किडनी फ्रॉम अ पेशेंट हु इज अ लिटिल ओल्डर। ये तो हो गई हमारी मॉरल, जो हमको डिलेमा रोज होता है हमारे मन में कि हम किसकी लें किसकी ना लें। दूसरा होता है कि अगर बड़ी कई फैमिलीज में मोटिवेशन बड़ी स्ट्रांग होती है एक दूसरे को किडनी से हेल्प करने की, तो हम कहते हैं उनको, देखो आप ये थोड़े एल्डरली पर्सन की किडनी ले लो, और भरोसा रखो कि आगे चल के ये किडनी खराब हुई तो वो जो यंग आदमी है वो तो हमेशा रहेगा ही आपको किडनी देने के लिए। तो आपके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो हमने यंग आदमी को भी बचा के रखा और उस पेशेंट को भी रीअश्योर कर दिया कि ओल्डर किडनीज भी अच्छी चलती हैं, ऐसे नहीं है कि वो चलती नहीं है। और खुदा ना करे आगे चल के आपको एक और किडनी की जरूरत पड़े तो आपका वो यंग डोनर तो हमेशा रहेगा ही, वो तो ज्यादा देर जिंदा रहेगा। Does that answer your question? यस डॉक्टर, एब्सोल्युटली। ये काफी लोगों के मन में रहता है ये सवाल। इनफैक्ट मेरे घर में भी मेरी बहन और मेरे भाई, एवरीबडी इज वो रेडी रहते हैं किडनी डोनेट करने के लिए, बट द डिसीजन वाज कि हम माँ का पहले प्रेफर करते हैं। एंड माँ का थोड़ा अपोलोजेटिक भी होता है, आपको गिल्ट नहीं होता है लेने में, बिकॉज दैट आपके दिमाग में रहता है कि ये तो आपको बिलोंग करता है। बट या मैंने अक्सर देखा है कि हर केस में माँ पहली डोनर होती है, द हाँ, फर्स्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम हमेशा कहते हैं कि माँ दूसरी जन्म देती है, और माँ और बेटी या माँ और बेटे की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि अक्सर देखा जाता है माँ बोलती है कि मेरी दोनों किडनियां ले लो लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। सो and plus the genetic relationship is also stronger with a daughter or a son. So emotional bonding and genetic relationship are very good between mother and children. बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो डॉक्टर, जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे जो स्टेज 1 या 1 से लेकर 5 के बीच में है इस वक्त, तो उनको किस तरह का डाइट, किस तरह का खान पान रखना चाहिए जिससे कि उनका ये प्रोसेस स्लो हो जाए और वो किडनी को एक लंबे समय तक बचा सके। अब ये डाइट एक ऐसी चीज है क्रॉनिक किडनी डिजीज में जिसमें मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है बाहर। जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, तो सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं? दूध बंद, पनीर बंद, दाल बंद, सिट्रस फ्रूट बंद, नो मौसमी, कोई जूस नहीं, सब बंद कर देते हैं और इससे मरीज को बहुत नुकसान देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि अर्ली स्टेजेस जो होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अर्ली स्टेज 3, जो हम कहते हैं प्रोटीन डाइट, एक चीज याद रखना है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर सूखता चला जाएगा, और अगर हम ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी पे नुकसान आता चला जाएगा। तो हमको उतनी प्रोटीन खाने चाहिए जो हमारे शरीर को भी नुकसान ना दे और किडनी को भी नुकसान ना दे। तो अब ये फिगर कहां से मिलेगा हमको कि हमको कितनी प्रोटीन खानी चाहिए? तो क्या हुआ, अमेरिका में स्टडी हुई और वहां पे तो प्रोटीन वो खाते हैं हर एक किलोग्राम पे 1.5 ग्राम, उनको क्योंकि मीट, चिकन, फिश इतना खाते हैं वो, तो उनकी प्रोटीन होती थी 80 ग्राम इन अ डे, 70 ग्राम्स इन अ डे। फिर उन्होंने देखा हिंदुस्तानी कितना प्रोटीन खाता है, तो उन्होंने देखा आम हिंदुस्तानी 40 ग्राम प्रोटीन, 45 ग्राम प्रोटीन।
अगर वो नॉन वेजिटेरियन हुआ तो 50 या 55 ग्राम प्रोटीन दिन के खाता है। तो हमारी प्रोटीन वैसे ही बहुत कम होती है डाइट में। तो जो हमारे शरीर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है वो होता है अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने ये फॉर्मूला आईसीएमआर और बाकी स्टडीज के थ्रू अप्लाई किया कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट यू नीड इज 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इन डायबिटिक्स। अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो थोड़ा कम प्रोटीन खा सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपके पहले से मसल अच्छे होने चाहिए, आपका बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बॉडी का न्यूट्रिशन पहले से ही खराब है और आप प्रोटीन और भी कम कर दो, फिर तो आप हड्डियों का ढांचा ही बन जाओगे। तो मतलब आगे जो स्टेजेस आएंगी आपकी किडनी की बीमारी की, वो आप सह नहीं पाओगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन जो हम खाते हैं, ये नहीं कि आप पूरी प्रोटीन ही बंद कर दो। अब हमने देखा है लोग हमारे पास आते हैं, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो पेशेंट तो सडनली हम बोलते हैं आपके कपड़े क्यों इतने ढिलक रहे हैं आपके शरीर पे। तो वो हंस के बोलता है मेरी जो वाइफ है वो मेरे को घिया खिलाती है, तोरी खिलाती है, मेरे को गेहूं की रोटी नहीं देती, मेरे को पनीर नहीं देती, मेरे को दाल नहीं देती। तो इससे वो अपने कंसर्न से नुकसान दे रही है अपने हस्बैंड को। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट यू मस्ट हैव अ स्मॉल अमाउंट, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू कीप हेल्दी। हाँ, जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती जाती है, फिर हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं कि पोटेशियम बढ़ रहा है पेशेंट का, तो हम बोलते हैं अच्छा ये फल पोटेशियम में रिच है जी, ये मत खाइए। कौन सा फल सबसे ज्यादा रिच है? केला। हिंदुस्तान में क्या मिलता है? केला बहुत रिच ठीक है। जूस मत लीजिए। और ड्राई फ्रूट खाते हैं, अच्छा आप किशमिश मत खाओ, अखरोट मत खाओ, आप छुआरे मत खाओ, क्योंकि इनमें बहुत पोटेशियम होता है। सब्जियों में क्या करूं, आप टमाटर में बहुत पोटेशियम है, आलू में बहुत पोटेशियम है। अब ये तो कोई बंद नहीं करेगा ना हिंदुस्तानी खाने में। तो हम है। कहते हैं आप इसको लीच करिए। लीच का मतलब होता है काट के गर्म उबलते हुए पानी में 15-20 मिनट के लिए रखिए, जिससे सारा पोटेशियम इसका निकल जाए, फिर उसको निकाल के अपने खाने में पकाओ। तब हम पोटेशियम कंट्रोल करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे किडनी की डिजीज बढ़ती है, हम देखते हैं कई लोगों का फास्फोरस बढ़ने लगता है। जिस जिस चीज में प्रोटीन है उस चीज में फास्फोरस है। और सबसे अच्छा प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए है, जिसमें फास्फोरस सबसे कम है, वो होता है अंडे का सफेद। तो अगर आपने प्रोटीन खाना है तो अंडे का सफेद खाइए। आप दूध लेंगे, पनीर लेंगे, सोया लेंगे, दाल लेंगे, सब में फास्फोरस होता है। तो हम कहते हैं आप प्रोटीन जरूर खाओ, लेकिन हम आपका फास्फोरस दवाइयों से कंट्रोल करेंगे, बिकॉज दैट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। इसके साथ हम कहते हैं कि आपको थोड़ा कैलोरीज भी लेना चाहिए। ये नहीं हुआ कि आप कुछ खा ही नहीं रहे, कम से कम 30 कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब जो हमारे आम हिंदुस्तानी खाना होता है वो सबसे अच्छा होता है क्रॉनिक किडनी मरीज के लिए। हमने कैलकुलेट किया एक बारी कि एक साउथ इंडियन क्या खाता है, एक ईस्टर्न इंडिया से क्या खाता है, नॉर्थ इंडियन क्या खाता है और साउथ इंडियन क्या खाता है। तो हमने देखा कि अगर वो वेजिटेरियन डाइट खाए तो पूरे दिन में 45 से 50 ग्राम प्रोटीन ज्यादा नहीं खा सकते। हमारे खाने में ही इतनी प्रोटीन है। तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम पहले बात पेशेंट को बोलते हैं हैव अ नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट that has got all the minerals, all the vitamins and the amount of protein that you need। जैसे आपको समझाया कि बीच बीच में हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे एक मीट खाने वाला इंसान है, अब उसको बोल दो सिर्फ वेजिटेरियन पर चले जाओ तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम उसको बोलते हैं हाँ, आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, लेकिन आप फूड एक्सचेंज करिए। जिस दिन आपने चिकन खाया, जिस दिन आपने फिश खाया, जिस दिन आपने थोड़े ज्यादा अंडे के सफेद खा लिए, उस दिन दही कम कर दो, उस दिन दूध कम कर लो, उस दिन दाल कम कर लो।
सो आपका प्रोटीन बैलेंस शरीर में रहेगा. So it is very important to remember the Indian vegetarian diet is the best diet for chronic kidney disease patients. राइट डॉक्टर. और डॉक्टर मैंने कई लोगों से ऐसा भी सुना है, नॉट फ्रॉम डॉक्टर्स बट फ्रॉम नॉर्मल पीपल, लोगों ने कि एनिमल प्रोटीन डिफिकल्ट होता है किडनी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए. दिस इज मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है. क्या होता है, जो हमारी किडनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो हमारे खाने से एसिड बनता है, उस एसिड को किडनी बफर करके यूरिन में फेंक देती है. वेजिटेरियन खाने में बहुत कम एसिड होता है, नॉन वेजिटेरियन खाने में बहुत ज्यादा एसिड होता है, इसलिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है उस एसिड को निकालने के लिए. दूसरी बात है, जैसे ये नॉन वेजिटेरियन खाने का एसिड शरीर में रहता है, वो हड्डियों को गलाने लगता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है. इसलिए हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट, इसमें एल्कली होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है. तो आपने जो सुना बिल्कुल ठीक सुना. इसका साइंटिफिक बेसिस है कि क्यों नॉन वेजिटेरियन खाना किडनी पे भारी पड़ता है. डॉक्टर थैंक यू. मैं इसके अलावा खाने की क्योंकि चर्चा हो ही रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नमक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइट में. क्या हमें नमक का भी निवारण कम करना चाहिए या नॉर्मल रखना चाहिए जैसा हम पहले खाते थे, ताकि हम इस किडनी डिजीज के अगले स्टेज तक ना पहुंचे. अच्छा, नमक का रोल ये है किडनी की बीमारी में. मैंने आपको बताया कौन सी बीमारी किडनी को ज्यादा खराब करती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर. और नमक का रोल होता है कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. जब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो किडनी को नुकसान पड़ेगा. एक दूसरा, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया कि किडनी का एक फंक्शन होता है कि शरीर में जितना पानी है उसको कंट्रोल करे. नॉर्मल किडनी कंट्रोल करती है. अगर आप नमक ज्यादा खाओ, नॉर्मल किडनी ज्यादा फेंक देगी. कम खाओ तो किडनी नमक चूस लेगी वापस आपके शरीर के लिए. लेकिन जब किडनी खराब होती है तो वो नमक फेंक नहीं पाती. तो जितना आप नमक एक्स्ट्रा खाते हो वो शरीर के अंदर रह जाता है, पानी के साथ रह जाता है. तो आपके क्या होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आंखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं, सूजन आ जाती है. तो इस हिसाब से नमक खराब है इन मोस्ट किडनी डिजीजेस. सब किडनी डिजीज में नहीं खराब, इन मोस्ट किडनी डिजीज, जहां पे किडनी नमक और पानी शरीर से फेंक नहीं सकती. खास करके वो लोग होते हैं जिनको डायबिटीज हो और जिनको ब्लड प्रेशर हो. अच्छा, तो फिर पेशेंट पूछता है कि मैं कितना नमक खाऊं. तो हम लोग अक्सर ये बोल देते हैं पेशेंट को, भाई 4 ग्राम नमक खाओ. फिर पेशेंट देखता है डॉक्टर को, डॉक्टर तुमने बोल तो दिया 4 ग्राम नमक खाओ, मैं 4 ग्राम नापू कैसे. तो सबसे हम उसको सिंपल चीज बताते हैं कि 1 टीस्पून लो, उसका 3/4 हिस्सा लो और उसको लेवल कर दो, वो बनता है 4 ग्राम नमक. ये 4 ग्राम नमक आपके पूरे दिन के खाने में पड़ना चाहिए. ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो. तो ये 4 ग्राम नमक से हम रेकमेंड नहीं करते. फर्स्ट स्टेप, किसी को बोल दो नमक कम कर दो, वो नहीं कर पाएगा. तो हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऐसा करो, आप नमकीन बंद करो, अचार बंद करो, पापड़ बंद करो, चटनी बंद करो, सॉस बंद करो, समोसा बंद करो, क्योंकि ये बहुत सारा नमक होता है इन चीजों में. तो एक बारी ये सब चीजें कम हो गई, फिर आप अपना 4 ग्राम सॉल्ट पे आ जाओ. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन. राइट डॉक्टर. कई किडनी की बीमारी होती है जहां नमक पेशाब में ज्यादा निकलता है, तो उनमें अगर आप कम कर दो तो आप मरीज को नुकसान करोगे. सो एवरी पेशेंट बिहेव्स डिफरेंटली.
डॉक्टर, कई सारे लोग आजकल, क्योंकि इतना डाइट का वो चल रहा है कि कोई कीटो डाइट पे, कोई किसी और डाइट पे, तो मैंने देखा कई जगह पे, कई डाइटिशियंस को, कई जिम्स में या कई जगहों पे लोग बातें करते हैं कि पिंक सॉल्ट इज हेल्दियर, या पिंक सॉल्ट खाने से बेटर होगा, या सेंधा नमक खाएं, वो नॉर्मल नमक जितना नुकसान नहीं करेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा है, हमारी जो तल्लू है जुबान के ऊपर, सारा खेल उसी के गोल चलता है। सब उस टेस्ट के लिए सब चीजें करते हैं। हम नमक भी उस तल्लू से करते हैं, मीठा भी उस तल्लू से करते हैं, और वो तल्लू होती है 1.5 इंच, उसी से सारा शरीर में नुकसान होता है। और सेना नमक भी, या पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, जो भी सॉल्ट बोलो, वो जबान पे टेस्ट देता है, एंड दैट्स हाउ वी लाइक आवर फूड। बट राइट। व्हाट वी फॉरगेट, दैट ये जो सेना नमक है, रॉक सॉल्ट है, ये पोटेशियम में बहुत रिच होता है। अगर सोडियम कम है और आपको टेस्ट लेना है, तो कुछ तो जाएगा उसके अंदर, तो उसमें वो पोटेशियम रिच सॉल्ट्स होते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट, जो पुराने जमाने में टाटा नमक, उसी को खाइए, लेकिन कम खाइए। डोंट टेक रॉक सॉल्ट्स बिकॉज दे आर रिच इन पोटेशियम। राइट डॉक्टर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग आजकल बिल्कुल सोचते हैं कि चलो नमक नहीं खाया तो ये खा लिया। डॉक्टर, इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ कि पानी का रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? क्या हमें पानी किसी भी स्टेज पे ऐसा करना चाहिए कि, जैसे डायलिसिस पे तो आपको पता ही है कि हमें पानी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि 1 लीटर ही दिन का लेना है या 700 ml ही लेना है, डिपेंडिंग ऑन द यूरिन आउटपुट। लेकिन क्या सीकेडी के अलग स्टेजेस पे भी पानी का ध्यान रखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए? या नाउ, ये भी डिपेंड करता है किस टाइप के आप मरीज हैं। क्या आप उस टाइप के आपको बीमारी है जिसमें आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो उन लोगों में हम बोलते हैं कि पानी रिस्ट्रिक्ट करो और नमक रिस्ट्रिक्ट करो। क्या आपको हार्ट की बीमारी है, फिर हम बोलते हैं पानी रिस्ट्रिक्ट करो। कुछ ऐसे किडनी के मरीज होते हैं जो जो अपना पानी और नमक रोक नहीं सकते शरीर के अंदर, तो हम उनको कहते हैं कि ना आप पानी रिस्ट्रिक्ट करो, ना आप नमक रिस्ट्रिक्ट करो, नहीं तो आपके शरीर के अंदर सब कम हो जाएगा। इनफैक्ट आप देखो, शरीर में कहते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान ऑर्गन जो है, ब्रेन नहीं है, ये किडनी होती है। ये किडनी रिकग्नाइज करती है कि कब मेरे अंदर पानी ज्यादा है, शरीर के अंदर पानी ज्यादा है, शरीर के अंदर पानी कम है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, एंड अकॉर्डिंगली वो फेंकती रहती है बाहर और अंदर, कंजर्व करती रहती है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाती है, तब ये मैकेनिज्म इसका खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको देखना है कि क्या मेरे को हार्ट डिजीज है, उसके लिए फिर आपको पानी कम करना है। क्या मेरे को सोजन आ जाती है पानी नमक के साथ, तो फिर आपने पानी नमक कम करना है। अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी किडनी ना पानी रोक सकती है ना नमक रोक सकती है, उनको नहीं रोकना चाहिए पानी और नमक। डॉक्टर, क्योंकि आजकल हम इतना सुनते हैं वीगन डाइट के बारे में, जहाँ ये बहुत बोला जाता है कि एनिमल प्रोटीन का पार्ट सिर्फ डायरेक्ट मीट नहीं, बल्कि दही, दूध, इन सबको भी एक एनिमल प्रोटीन की तरह ही कंसिडर किया जाता है। तो क्या मिल्क, पनीर भी अवॉइड ही करना चाहिए, या इसे एज अ पार्ट ऑफ एनिमल प्रोटीन कंसिडर करना चाहिए, या हम इसे नॉर्मल कंज्यूम कर सकते हैं? क्या वीगन डाइट बेटर है या नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट बेटर है? क्या फर्क होता है? देखिए, ऐसा है, शरीर में 2 टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। जो सेकंड क्लास प्रोटीन है, हमको गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है, दाल से मिलता है। जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, वो हमको मिलता है व्हाइट ऑफ द एग से, चिकन से, फिश से, पनीर से, सोया से, दीज आर मिल्क से। दीज आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। जो इनके जो प्रोटीन के छोटे छोटे अंग होते हैं, अमीनो एसिड जो हम बोलते हैं, हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता। इस शरीर के लिए ये खाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम प्रोटीन देते हैं, सपोज हम एक डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं
कि अच्छा आप 0.8 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन खाइए या 50 ग्राम प्रोटीन खाइए एक दिन में, हम बोलते हैं कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होनी चाहिए जो आपका शरीर नहीं बना सकता, और वो मिलता है वेजिटेरियन डाइट, नॉट इन वीगन डाइट। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि आज की जनरेशन में ये वीगन डाइट काफी पॉपुलर है। एंड लोग सोचते हैं कि वीगन खाने से शायद ये किडनी की बीमारी और ज्यादा स्लो हो जाए। तो ये लोगों का मानना है। बट डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपके, हम इस सेशन को बंद करें उससे पहले, ये कि हमें अगर डिटेक्ट कर चुके हैं कि हम स्टेज 1, 2, 3, 4 या 5 पे हैं, तो हमें कितनी जल्द या कितनी देर बाद ये ब्लड टेस्ट या स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिससे कि हमें एक नॉलेज रहे हमारे किडनी का? देखिए, जो स्टेज 1, 2, अर्ली स्टेज 3 होता है, जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस करें, स्टेज 1 तो हम लोग वी डोंट आस्क देम टू कम फॉर फॉलो अप। हम उनको कहते हैं कि भाई जो आपके प्राइमरी डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखाते रहिए। अगर हार्ट के पास हो तो हार्ट वालों को दिखाते रहिए, शुगर के पास हो तो शुगर वालों के पास दिखाते रहिए। हमें उस स्टेज से 3A मतलब 3 स्टेज से थोड़ी चिंता हो जाती कि अब इस पेशेंट को हमने अच्छी तरह कंट्रोल करना है। तो हम कहते हैं उनको कि कम से कम स्टेज 3 में 3 महीने बाद जरूर दिखाया करो हमें। जैसे वो स्टेज 4 में पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि 2 महीने या 1 महीने बाद दिखाया करो। स्टेज 5 में जब पहुंच गए तो फिर तो हम उनको बोलते हैं कि चलो भाई, यू शो अस एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ये क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग कहते हैं कि मोर फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स एज द स्टेजेस इंक्रीज। ये जो स्टेज है ये बने हैं डॉक्टरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज आप मेरे पास आती हैं स्टेज 1 या स्टेज 2 में, जब आपका किडनी का फंक्शन होता है 80%, और मैं आपको बोल दूं अच्छा जी अभी 10 साल में या 6 साल में 7 साल में आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है आप कभी डायलिसिस पे जाओ ही ना, लेकिन वो 10 साल तो आप फिक्र के मारे अपने बर्बाद कर दोगे। तो ये स्टेजेस बने हैं डॉक्टर को गाइड करने के लिए कि एक किस स्टेज में पेशेंट को कितना बताना चाहिए अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल, स्टेज 3B में आते हो, स्टेज 4 में आते हैं, तो हम कहते हैं भाई फिस्टुला बना लो, आगे चल के हो सकता है आपको डायलिसिस की जरूरत पड़े। स्टेज 2, 3 में तो हम बात ही नहीं करते डायलिसिस की। स्टेज 2, स्टेज 3 में हम क्या बात करते हैं कि अच्छा ऐसा है, ये नई दवाइयां निकली हैं, आपको हम शुरू कर देते हैं, और आपको प्रोग्रेशन जो आपकी किडनी की डिजीज फैल रही है उसको हम थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज 4 या स्टेज 4 एंड या 5 में हम पेशेंट को डायलिसिस के बारे में समझाने लगते हैं कि डायलिसिस होती क्या चीज है। तो हमारे हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को और काउंसलर्स को बैठा के समझाते हैं कि डायलिसिस होती क्या चीज है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप इज वन टू टेक एडवांटेज। जो नई नई दवाइयां निकल रही हैं, रोज नई नई दवाइयां निकलती हैं जो फायदे देती हैं, तो एक तो कोई भी नई दवाई निकली हम स्टार्ट कर सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं पेशेंट को कि उसको अच्छा असर हो रहा है कि नहीं। दूसरा होता है डॉक्टर के लिए कि कितना बताना चाहिए, किस हद तक पेशेंट को बताना चाहिए इस स्टेज में कि आगे क्या आ रहा है उसके लिए, क्या कैसे उसने अपनी लाइफ कंट्रोल करनी है। थर्ड चीज होती है हमारे लिए कि कब प्रोसीजर करने होते हैं, कब फिस्टुला बनाना होता है, कब कैथेटर बनाना होता है, डायलिसिस किस प्रकार के होते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को मोर फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है। डॉक्टर, एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि उनको काफ पेन बहुत है पिछले 5 महीनों से। तो क्या कैसे पता करें कि इस काफ पेन का क्या रीजन है, क्या टेस्ट कराएं? तो देखो जी, काफ पेन इन्होंने अभी अब तक बताया नहीं हमें कि इनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या क्या ये मेडिसिन ले रहे हैं। काफ पेन्स के जो कॉमन कॉजेज हमारे कंट्री में होते हैं, एक तो होता है कैल्शियम डिफिशिएंसी, दूसरी होती अनीमिया। अगर इनके उम्र ज्यादा है तो हो सकता है इनको इनकी जो आर्टरीज होती हैं काफ की वो थोड़ी सिकुड़ रही हो, तो इनको डॉपलर कराना चाहिए।
फोर्थ थिंग इज, अगर इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर इनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी काफ पेन्स होती रहती हैं। फिर हम नर्व सूदिंग एजेंट्स देते हैं जिससे काफ पेन ना हो इन लोगों को। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। राइट डॉक्टर। डॉक्टर, एक और सवाल हमारे पास आ गया है कि जो हमारा ग्रेन पोर्शन कंट्रोल होता है सीकेडी में, उसका क्या रोल होता है, और क्यों हमें ग्रेन कंट्रोल करना चाहिए? जैसे मिलेट्स क्या बेटर ऑप्शन है गेहूं से, या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंट्रोल, वही मैं आपको समझा रहा था कि ये बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं पब्लिक में कि गेहूं मत खाओ, आप ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, चावल खाओ, आपको इट इज गुड फॉर द किडनी। ऐसा कुछ नहीं है। राइट। डायबिटिक पेशेंट्स में होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको शुगर बढ़ाती है, उसमें डायबिटिक के लोग कंट्रोल करते हैं आपका। तो हम बोलते हैं कि जिसमें भी प्रोटीन हो उसको करो। जैसे अगर आप 2 चपाती खाओ, उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम प्रोटीन होती है। राइट। तो आपको प्रोटीन कंटेंट देखना है, नॉट द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन दैट यू आर ईटिंग। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, एक फाइनल क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेस एक फैक्टर होता है? क्योंकि आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा हो गया है, चाहे वो जॉब हो, आपका मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से तो काफी लोगों का अफेक्ट हो रहा है। तो क्या स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकता है किडनी डिजीज? क्या ये पॉसिबिलिटी है? स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है, जो किडनी डिजीज करती है। स्ट्रेस से स्मोकिंग ट्रिगर होता है, जो किडनी डिजीज करती है। स्ट्रेस से डायबिटीज ट्रिगर होती है, जो किडनी डिजीज नुकसान देती है। तो डायरेक्टली स्ट्रेस डज नॉट अफेक्ट द किडनी। स्ट्रेस जब इफेक्ट करती है क्योंकि वो बाकी शरीर में बीमारियां फैलाती है। जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू आज के इस सेशन के लिए। हमें काफी कुछ जानने को मिला आपसे। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और काफी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ी है, चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो नमक को लेकर हो, चाहे प्रोटीन को लेकर हो। काफी सारे सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक इस चीज को क्लियर कर दिया होगा कि कितने फ्रीक्वेंटली वो स्क्रीनिंग कराएं, या किस तरह से किन 5 या 6 चीजों को अवॉइड करना जरूरी है ताकि हम इस बीमारी से, डायलिसिस तक पहुंचने से बचें। सो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you very much. It was a pleasure talking in this forum. Goodbye. थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड बाय।